बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने जो पहला लेक्चर था मेरा रशियन रेवोल्यूशन पे, उस पर मैंने बैकग्राउंड और काजेज डिस्कस की थी। सेकंड लेक्चर में मैंने रशियन रेवोल्यूशन को सारा डिस्कस किया था और आज हमने रशियन रेवोल्यूशन के जो इम्पैक्ट्स हैं उसके, क्या 1922 में रेवोल्यूशन हो गई, यूएसएसआर बन गया, मोनार्की थी जो एब्सोल्यूट मोनार्की वो ख़त्म हो गई, जार निकोलस सेकंड चला गया, उनकी जो 300 साल पहले की जो डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई, अब यूएसएसआर बन गया, एक रिपब्लिक आ गया। डेमोक्रेसी तो नहीं आई लेकिन एक कम्युनिज्म का कंसेप्ट आ गया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई। तो अब उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं उस पर हमने बात करनी है। 5-6 उसके पॉइंट है, बिल्कुल 5 या 10 मिनट का ये आ जाए, बाकी तो बहुत बड़े बड़े थे, आज बहुत थोड़ा है। तो जो रशियन रेवोल्यूशन थी, यानी रेवोल्यूशन 1917 की, 1917 में रेवोल्यूशन हुई है और 2 रेवोल्यूशन हुई, एक फरवरी में और एक अक्टूबर में, जिसको हम अक्टूबर रेवोल्यूशन कहते हैं या ब्लड लेस रेवोल्यूशन कहते हैं, यानी बड़े आराम से ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। और उसके बाद रशियन सिविल वार भी हुई 1917 से लेकर 1922 तक, बोल्शेविक और मेंशेविक्स के दरमियान, और बोल्शेविक वाले जीत के, यानी लेनिन फिर उनका प्रीमियर लीडर बन गया। अब देखा जाए तो इसके इम्पैक्ट्स क्या बनते हैं, कि क्या दुनिया ने क्या इसको देखा। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है, एंड ऑफ मोनार्की इन वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर में मोनार्की का एंड होना कोई आम बात नहीं है, ठीक। एंड ऑफ मोनार्की, वो भी एब्सोल्यूट मोनार्की, जिसमें कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई कैबिनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो 300 साल से चली आ रही थी, 300 साल से। रोमानोव्स, ठीक है, उनका जो बादशाह था उसका नाम था जार निकोलस सेकंड। एंड ऑफ मोनार्की इन वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड, यानी मोनार्की खत्म होगी, यूएसएसआर बन गया, कम्युनिज्म का कंसेप्ट आ गया। पहले जो, अब हमने कम्युनिज्म के बारे में जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो हमने किताबों में पढ़ी हैं, ठीक है, किताबों में पढ़ी हुई हैं, कोई उनको अपनाता नहीं है। ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि 1922 में यूएसएसआर की स्टैब्लिशमेंट से कम्युनिज्म ने अपनी प्रैक्टिकल शेप में आ गया। कम्युनिस्ट फिलॉसफी जो थी, कम्युनिज्म का जो कंसेप्ट था वो अपनी प्रैक्टिकल शेप में आ गया, ठीक है। तो ये कहेंगे कम्युनिज्म फाउंड इट्स प्रैक्टिकल शेप, ठीक है, अपनी एक प्रैक्टिकल। ये सारा, अगर आपने रेवोल्यूशन सारी पढ़ी हुई है तो आपको ये सारे पॉइंट आराम से समझ आएंगे, पिछले 2 लेक्चर देखे हुए हैं तो क्योंकि मैं ये इम्पैक्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ। कम्युनिज्म जनाब वो अपनी, क्योंकि अगर क्यों प्रैक्टिकल की, उसके आने के बाद कम्युनिज्म के कंसेप्ट क्या है। कम्युनिज्म का कंसेप्ट फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, क्या कहते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज वो सारे स्टेट के हैं, जो वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स, इनकी गवर्नमेंट होनी चाहिए। जिसको लेनिन ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उसने कहा कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जो जिनको हमने नाम दिया था प्रोलेटरिएट, इनके बिहाफ पे एक बंदा आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट। सारे रिसोर्सेज वर्कर्स के हैं, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म, प्राइवेट बिजनेस खत्म, सब कुछ स्टेट का है। तो सेकंड जो उसका ऑप्शन था वो है नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं, कोल माइन हैं, जो भी आपके पास, जितने भी आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास मदनियात हैं, कोई पानी के वसाइल हैं, सब रिसोर्सेज किसके हैं, स्टेट के, ठीक है, लोगों के, स्टेट के। नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, ये कम्युनिज्म फाउंड प्रैक्टिकल शेप में, इसमें आपने एक चीज ऐड करनी है कि कम्युनिज्म पहले किसी ने नहीं अपनाया, लेकिन आने वाले 40-50 साल में काफी सारे जो थे मुल्क थे, उन्होंने कम्युनिज्म का कंसेप्ट अपनाया, उन्होंने फॉलो किया। मसलन कौन कौन से, चाइना हो गया, CHINA चाइना, लाओस LAOS लाओस, वियतनाम, क्यूबा, ये वाले कंट्रीज, कोरिया, इनमें कम्युनिज्म आया, ठीक है। तो इस रेवोल्यूशन की वजह से, कम्युनिज्म के आने की वजह से, ठीक है, मोनार्की खत्म होगी, कम्युनिज्म आ गया, नेशनलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज। उसके बाद कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, यानी एक शैम्पू की 5 रुपए वाली पूड़ी भी बनानी है तो वो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट बनाएगी, ठीक है, क्योंकि हर चीज स्टेट के अंडर है, हर चीज स्टेट के। कमांड इकोनॉमी, यानी 5 ईयर प्लान रखा था उन्होंने,
5 ईयर प्लान दिया कि 5 साल का ये प्लान है, इसमें हमने ये करना है, जो 1928 में दिया, 1928 में 5 ईयर प्लान आया यूएसएसआर का, ठीक है। कमांड इकॉनमी थी, एक साबुन से, एक सिर्फ साबुन, जो भी कुछ भी चीज, एक मच्छी से लेकर जो चीज बनानी है वो स्टेट की जिम्मेदारी उसकी है। उसके बाद एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म, सब हर चीज सारे रिसोर्सेज स्टेट के हैं। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था, ये वो रेवोल्यूशन है दुनिया की जिसने कंसेप्ट दिया इक्वालिटी का। फर्स्ट रेवोल्यूशन, टू एस्टेब्लिश ट्रू इक्वालिटी। इसका क्या मतलब है? जितनी भी रेवोल्यूशन हुई थी पहले, अमेरिकन रेवोल्यूशन, डेमोक्रेसी आई, जो भी आया, और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, उसमें इक्वालिटी को मैं डिफाइन करने लगा हूं कि जो वोट देने का हक था वो किस किस को था? जो क्लर्जी थे, जिनके पास माल था, जिनके पास नौकरी थी, जिनके पास वसाइल थे, जो अरिस्टोक्रेट्स थे, जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, उनको हक था। औरतों को तो आप निकाल ही देना, औरतों को तो था ही नहीं ना, जिनको हक था वोट देने का। अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी यही हुआ था, बाद में पढ़ेंगे ये, फ्रेंच रेवोल्यूशन वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें भी वोट देने का हक किसी को नहीं था। किन लोगों को था? जो सरमायादार लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास लैंड है, जमीनें हैं, वो वोट दे सकते थे। हालांकि अमेरिकन की आप बात करें कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको वो दूसरे दर्जे का शहरी कहते थे, इतनी हकारत से। आप देख लें उनकी पिछली गूगल से पिक्चर्स वगैरह निकाल के देखें कि यूनिवर्सिटीज में उन्होंने किस तरह एक अफ्रीकी स्याह फाम को कैसे उन्होंने अलग किया हुआ है, बहुत जुल्म किया उन्होंने, ठीक है। तो ये नस्ल परस्ती उन्हीं में ही है। हमारा जो रिलीजन इस्लाम, वो तो गोरे काले को, चिट्टे सफेद, हर बंदे को यार सेम एक ही लेवल पे रखता है। तो क्या बात है यार, इस्लाम की क्या बात है, इस्लाम जिंदाबाद। तो ये वो रेवोल्यूशन है, फर्स्ट रेवोल्यूशन टू एस्टैब्लिश ट्रू इक्वालिटी। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी नहीं आई यहाँ पे, डेमोक्रेसी तो उस तरह की नहीं आई यूएसएसआर में, लेकिन जो राइट्स थे कम्युनिज्म के कंसेप्ट के हवाले से, जो राइट्स थे, एक पादरी, एक अरिस्टोक्रेट और एक फैक्ट्री वर्कर्स, ये बराबर है। अब कोई जार का भांजा या भतीजा भी कोई काम करेगा उसको सजा मिलेगी। जार का भतीजा या कोई एक फैक्ट्री वर्कर्स, ये दोनों बराबर है। इक्वालिटी, थोड़ी इक्वालिटी, ये भी ठीक है। तो फिर इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रू इक्वालिटी उन्होंने दी। डेमोक्रेसी तो नहीं आई, लेकिन हकूक बराबर है, एक आम किसान और एक अरिस्टोक्रेट के हकूक बराबर है। तो इसमें फिर एक दफा इसको देखते हैं, एंड ऑफ मोनार्की इन वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड। मोनार्की खत्म होगी, जार साहब फारग और यूएसएसआर बन गया, कम्युनिज्म का कंसेप्ट आके लेनिन आ गया, ठीक है, 1922 तक, ठीक है। ये 1917 की जो रेवोल्यूशन थी दो, उनकी वजह से ये आया। उसके बाद जनाब कम्युनिस्ट पार्टी आ गई, कम्युनिज्म ने अपनी प्रैक्टिकल शेप पाई। क्यों पाई? क्योंकि उसके बाद भी 40-50 साल तक बाद लोगों ने, जो कुछ कंट्रीज थे, चाइना, लाओस, वियतनाम, कोरिया, इन्होंने भी कम्युनिज्म का कंसेप्ट अपनाया, ठीक है। उसके बाद सारा नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज थे उन्होंने उनको नेशनलाइज कर लिया, ये स्टेट के हैं, ठीक है। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, उसको पता है ना आपको। उसके बाद एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट बिजनेस ही नहीं आप कर सकते, प्राइवेट सब कुछ, जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रोलेटरिएट, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये स्टेट के हैं, ठीक है। कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी ये होती है कि एक प्लान है आपके पास, हर चीज आपने, स्टेट ने डिजाइन किया हुआ है, एक आउटलाइन दी हुई है कि हमने ये करना है, हर चीज हमने बनानी है। तो पूरा प्लान था, एक 5 ईयर प्लान, जो 1928 में जो आया। और फर्स्ट रेवोल्यूशन टू एस्टैब्लिश ट्रू इक्वालिटी, ये वो रेवोल्यूशन थी जिसने एक बराबर के हकूक दिए, एक अरिस्टोक्रेट, एक क्लर्जी और एक जार और एक फैक्ट्री वर्कर्स, ये सब बराबर है। डेमोक्रेसी तो नहीं आई, लेकिन बाकी रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, उनसे बेहतर था काफी, उन्होंने वोट के हकूक ही नहीं दिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया। रेवोल्यूशन जो रशियन रेवोल्यूशन थी ये जनाब एंड होगी। और ये मेरे पास नोट्स हैं, मैंने एक एक चीज जो
इधर आपको पढ़ाई है लिखाई है। ये मैं इसको बनाऊंगा क्या कहते हैं उसको, कैम स्कैनर में, और कैम स्कैनर में इंशाल्लाह इसका बनेगा पीडीएफ। और क्योंकि मुझे वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ डालना आता ही नहीं है, उसका कोई आइडिया नहीं है, तो जिसको चाहिए वो ईमेल करे, उसको मैं ये सेंड कर दूंगा। तो ये लिखी चीज़ जो होती है ना, ये एक रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ज़बानी, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो करा दी चीज़, तो फिर मैं खुद कैसे चीज़ को रिवाइज करूँगा। तो ये एक रिकॉर्ड होता है, दूसरा ये चीज़ आपके पास लिखी होती है। तो ये बहुत अच्छा तरीकाकार है, क्योंकि जो चीज़ आप खुद लिखते हैं वो आपके माइंड में रहती है। तो रशियन रेवोल्यूशन 3 लेक्चर पे थी। पहला लेक्चर बैकग्राउंड और काजेज पे था, दूसरा रशियन रेवोल्यूशन पे था, और तीसरा उसके आज इम्पैक्ट्स हमने किए। ये 5-6 इम्पैक्ट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और ये आगे ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, इस पे मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा, क्योंकि आगे जो कोल्ड वार होनी है ना, उस पर यही इसी वजह से अमेरिका, यूएसए और यूएसएसआर जनाब कोल्ड वार में ये शामिल रहे हैं। तो ये कंसेप्ट, इस पर थोड़ी सी स्टडी की ज़रूरत है, ये इंशाल्लाह लेके आएंगे इन रशियन रेवोल्यूशन 3 लेक्चर में। ये 11 मिनट अभी हुए हैं, तो इस पे चलिए। और इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता जितने भी हैं हिस्ट्री के लेक्चर वो कवर करेंगे। फिर इसके बाद हमने इंग्लिश की तरफ आना है, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, वोकेबलरी, और उसके बाद इडियम और पेयर ऑफ वर्ड्स वो करने हैं। तो अब इंशाल्लाह करेंगे, साथ जनरल साइंस भी चलाएंगे, क्योंकि वैसे मैं खुद साइंस एक साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए इंशाल्लाह बड़ा आसान होगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो बेसिक साइंस है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो करवाना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में कोई टॉपिक होगा, कोल्ड वार शायद हो, या कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, यानी यूएसएसआर 1922 में तो बन गया, अब 1991 में ये टूट जाएगा। तो ये भी इंशाल्लाह लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।